हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को जो कि रिलेटेड है जनपद एंड महाजनपद वाले टॉपिक से। हमने अभी तक जनपद महाजनपद कैसे बने, कितने थे और 16 महाजनपद में से 4 पावरफुल महाजनपद कौन से थे और उनमें से एक कौन सा महाजनपद इंडिया का पहला एम्पायर बनाता है, ये कहानी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी और उसका आंसर था मगध। अब हम लोग ये बात करते हैं कि मगध के पास ऐसे क्या एडवांटेज थे या उसके पास ऐसी कौन सा सोने चांदी का पिटारा था कि 16 महाजनपद में से यही क्यों ऐसा था कि यह एम्पायर बना पाया। इसका क्वेश्चन अलग से आपको मेंस में भी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना। और प्रीलिम्स में तो आ ही सकती हैं सब चीज़ें स्टेटमेंट बेस्ड। सबसे पहला फैक्टर, मगध जो था वो गैंजेटिक प्लेन के लोअर पार्ट में लोकेटेड था। तो भाई उससे क्या मतलब, ये जो गैंजेटिक प्लेन था जैसा कि आप जानते हो एलुवियल डिपॉजिट मैंने आपको सुबह ही बताया था बार बार रीगेन होते रहते हैं यहाँ पर। तो ये प्लेन काफ़ी ज़्यादा, ये जगह काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी जिसकी वजह से खेती बाड़ी यहाँ पर खूब ज़्यादा अच्छी होती थी। जब खेती बाड़ी खूब ज़्यादा अच्छी होती थी तो यहाँ के लोग बहुत साल पहले ना, यहाँ के रूलर्स वगैरह जब ये लोग जनपद हुआ करते थे तब ये सेटल्ड हो गए थे। अब सेटल्ड होने के बाद जब खेती बाड़ी इतनी अच्छी थी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होने का मतलब ये होता है, एक तो आपकी प्रजा के लिए, आपकी आर्मी के लिए इनफ है, और अगर जो एडिशनल जो बचेगा, जो स्टॉक बचेगा, आप उसको एक्सपोर्ट करके इनकम भी प्राप्त कर सकते हो। और यही कुछ ऐसा यहां पर हुआ। ये रिच एग्रीकल्चर यील्ड मगध को रेगुलर और अच्छी खासी इनकम प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद घने जंगल यहां पर जो थे उसकी वजह से लकड़ी वगैरह बहुत आसानी से यहां पर मिल जाती थी। लकड़ी भी अच्छी खासी क्वालिटी की जो कि बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती थी। और इन घने जंगलों में जैसा कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था एलिफेंट्स भी मिल जाते थे, जिन जंगली हाथियों को ट्रेन करके बाद में मगध के लोग या राजा जो थे वो आर्मी में भर्ती करवाते थे, जिससे, ये मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, जिससे वॉर अगर कभी भी होता है तो एलिफेंट के ऊपर बैठकर पूरा एरियल व्यू लेना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इशारा करना या अटैक करना ये ज़्यादा आसान होता है। मगध में इसके अलावा, इन सारे फैक्टर्स के अलावा बड़े सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। स्पेशली आयरन की इन्वेंशन ने एक सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया था, जिसकी वजह से अब जो वेपन्स थे वो आयरन के बनने लगे थे और शत्रुओं को किसी भी युद्ध में हराना बाएं हाथ का खेल हो गया था मगध में कोई भी जो किंगडम उस टाइम पर था। इसके अलावा पैसा जो, या आप कह सकते हो पैसा, रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो फ्लो करती थी वो इसलिए फ्लो करती थी मगध में, ट्रेड एंड कॉमर्स इनका काफ़ी अच्छा था। और इसी ट्रेड एंड कॉमर्स के चलते, व्यवसाय के चलते जो लोगों की मूवमेंट थी, इधर एक रीजन से दूसरी रीजन हुई, एक कंट्री से दूसरे कंट्री हुई, जिसकी वजह से सेटलमेंट इमर्ज होकर आई लोगों की। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के काफ़ी सारे सेंटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं अगेन, जिसको एक्सपोर्ट करा गया। लोकल रिसोर्सेज को यूज करके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्रोड्यूस करे जाते थे, जिसको एक्सपोर्ट करा जाता था। और एक्सपोर्ट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है इनकम मिलती थी। और अर्बनाइजेशन का जो फेज यहां पर शुरू होता है, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर रहे थे, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन जो बोला जाता है 6th सेंचुरी बीसी को, यह भी एक मगध को एम्पायर बनाने में मदद करता है। आप ये फैक्टर्स लिखकर इस प्रकार से मैप बनाकर मगध दिखा देना। इसने पूरा काम, आपका फुल आंसर यहीं दे रखा है कि अगर मेंस में आ जाए तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखकर एक ऐसा मैप बना देना है एंड यू विल बी डन, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब हम लोग ये बात करते हैं, देखो कितनी डेप्थ में जाकर बात करती है तमिलनाडु की बुक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा शुरू होता है, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पा से। हड़प्पा के डिक्लाइन होने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज आती है, धीरे धीरे करके किंगडम्स, किंग्स का कंसेप्ट आता है, जनपद बनते हैं, महाजनपद आते हैं, उसके बाद 16 होते हैं वो नंबर में। उन 16 में से 4 मगध, अवंती, कोसाल, वत्स पावरफुल होते हैं। इन चारों में से एक होता है मगध, वेरी पावरफुल। अब मगध दोस्तों एक महाजनपद था। इतना बड़ा रीजन मुझे दिख तो रहा है ये सामने, ये अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे बनाऊं, ये मुझे इतना बड़ा रीजन यहाँ पर ऐसे ये दिख तो रहा है, ये काफ़ी बड़ा रीजन था। यहाँ पर
कोई एक डायनेस्टी थोड़ी ना रही होगी। तो मगध के अंदर अब हम लोग घुसते हैं, यानी कि 16 महाजनपद में से हमने देखा 4 पावरफुल थे, उन 4 में से एक सबसे पावरफुल हुआ मगध, और उसके हमने कुछ कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करे कि वो पावरफुल क्यों था। अब हम लोग मगध के अंदर एंटर करते हैं और मगध की कहानी को समझते हैं। हमें राइटर सबसे पहले ये बता रहा है कि मगध के अंदर 4 डायनेस्टीज रूल कर रही थी। तो देख रहे हो, हड़प्पा की कहानी से लेकर यहां तक की जो क्रोनोलॉजी है, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बन सकते हैं कि टोटल महाजनपद कितने, उनमें से 4 कौन से, मगध के अंदर 4 डायनेस्टीज कौन सी, और क्रोनोलॉजी कौन सी उनकी, मतलब उनकी क्रोनोलॉजी क्या, पहले कौन सी बात की कौन सी, ये सारी चीजें और इन 16 महाजनपद के नाम आपको पता होने चाहिए। बहुत प्यारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा ये वाली एक्सरसाइज करके। 4 डायनेस्टीज जो कि मगध को रूल कर रही थी। नंबर 1 हर्यनिका डायनेस्टी, नंबर 2 शिशुनाग डायनेस्टी, नंबर 3 नंदा डायनेस्टी, एंड नंबर 4 एंड में आती है मौर्यन डायनेस्टी। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री को डेप्थ में नहीं पढ़े होते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये वाला काम आप सोच कर देखो, सिर्फ 6 क्लास की एनसीईआरटी आपको एक कर दे रही है तमिलनाडु की, सिर्फ 6ठी क्लास की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डायनेस्टी के बारे में। नंबर 1 हर्यनिका डायनेस्टी, इसको स्टार्ट करते हैं जानना। अब इसमें कोई मैप की आपको ऐसा जरूरत नहीं है, आप बस ये मगध बनाकर आ जाओगे ना, ओवरऑल ऐसा शेड कर दोगे इस रीजन को। आप कहीं पर भी यहाँ पर ये दिखा दो कि इस रीजन में अगर हर्यनिका डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा करके मैप दिखा दो, और यहाँ पर लिख दो आप हर्यनिका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी, तो आपका एक काम हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिकली ये नहीं पता कि मुझे डॉट यहाँ लगानी है, ये यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, आप ऐसा बनाकर आ जाओ, आपका पूरा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। हर्यनिक डायनेस्टी, हर्यनिका डायनेस्टी कह लो। मगध जो धीरे धीरे करके मगध की जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बढ़ती है, वो हर्यनिका डायनेस्टी के एक रूलर के साथ बढ़ती है। आपको मैंने कुछ लेक्चर्स पहले, कुछ क्लासेस पहले ये वाली बात बताई थी, इवन इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी। यहाँ पर मगध के पास एक एडेड एडवांटेज ये भी था कि बड़े अच्छे वॉरियर लोग यहाँ पर इस धरती पर जन्मभूमि, इस पे जन्म ले रहे थे, ये उनकी जन्मभूमि थी। ये भी एक एडेड एडवांटेज था मगध के पास। सबसे पहले हर्यनिका डायनेस्टी की शुरुआत होती है लीडर बिंबिसार के साथ, और जैसे कि मैंने बताया था, देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हर्यनिक डायनेस्टी के आने में और मौर्यन डायनेस्टी के आने में। तो बिंबिसार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बिंबिसार, और यहाँ पर मौर्यन के अंदर आपको देखने को मिलता है अशोका का पापा बिंदुसार। ये वाली बात याद रखना। बिंबिसार ने अपनी मगध एम्पायर की टेरिटरी को एक्सटेंड करा, कॉन्क्वेस्ट करके, कब्जा करके रीजन्स में। कब्जा करने के अलावा इसकी एक स्ट्रैटेजी और हुआ करती थी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्ड करवाना, अपने बेटियों की शादी, बच्चों की शादी इधर उधर करके ये वाला काम करवाना, शादियों से रिश्ते गहरे करना। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मेडिवल इंडिया में भी होते हैं। आप अकबर को ही देख सकते हो, उसने जोधा से शादी करी थी, और ऑफर लेकर जोधा के पापा ही गए थे अकबर के पास। इसके बाद मुगलों के बीच में और राजपूत के बीच में रिलेशन अच्छे हो गए थे, और नवरत्न जो अकबर के दरबार में थे, उनमें से बड़े सारे राजपूत थे। ये सिर्फ और सिर्फ घटनाक्रम अगर किसी भी इतिहास में, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, ये घटनाक्रम अगर कभी भी आपको देखने को मिलता है ना, इवन मॉडर्न में भी, मॉडर्न में चलो आप कहोगे कि कौन सी डायनेस्टी, जब पोर्चुगीज वगैरह यहाँ पर आए थे ना, और पोर्चुगीज से पहले और भी जब लोग यहाँ पर आए थे, रूलर्स यहाँ पर आए थे बाहर से, तो उन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्ड करे थे कोचिन में रहने वाले, केरला में रहने वाले, मसूलीपट्टनम में रहने वाले लीडर्स के साथ, ताकि आराम से अगर वो पोर्ट पर लैंड करते हैं भारत के, तो ऐसा नहीं कि उनके साथ बार बार युद्ध करना पड़े, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस इनके बिल्ड हुए लिच्छावीज के साथ, मदरा के साथ और कोसाल के साथ। बिंबिसार का बेटा था, जिसके बारे में अक्सर आप सुनते रहते होगे, अजातशत्रु या फिर अजातशत्रु कह लो उसको। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से, अजातशत्रु बुद्धा का कंटेम्प्ररी था। अब इसकी एक लिस्ट साइड में बना लेना हमेशा अपने, जब भी बुद्धिज्म जैनिज्म का या फिर ये अशोका का चैप्टर करो, ये सारी चीजें कनेक्टेड ही होती हैं। जनपद एंड महाजनपद का चैप्टर प्लस अशोका का चैप्टर प्लस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का चैप्टर। इसको आप इस बात से देख सकते हो कि एनसीईआरटी में ये होता है हमारा चैप्टर नंबर 5, ये होता है हमारा चैप्टर नंबर 7, और ये वाला होता है हमारा चैप्टर नंबर 6। ये सारी कहानी है 5 to 6, 6 to 7, ठीक है। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं, चिट्ठे बना लेना किस चीज के, कौन कौन बुद्धा के कंटेम्प्ररी और कौन कौन
महावीरा के कंटेम्प्ररी। ठीक है, आपके सामने आज लाइफ का पहला फैक्ट आ गया कि अजातशत्रु वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्धा। अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन करवाई थी राजगृह में। तो यहां से अगेन एक फैक्ट कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कन्वीन करवाई? अजातशत्रु ने। कहां करवाई? राजगृह में। क्या यह बुद्धा का कंटेम्प्रेरी था? जी हाँ था। अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम एनसीईआरटी में बात कर चुके हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब बुद्धा के मरने के बाद इनके फॉलोअर्स ने ये सोचा कि हमें इनकी टीचिंग्स को कंपाइल करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन इसको प्रिजर्व रख सके। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म बुद्धा के मरने के साथ ही लुप्त हो जाए इस जमाने से, इस पृथ्वी से, इस भारत की भूमि से। अब टीचिंग्स को कंपाइल करवाने के लिए भैया चाहिए होता है पैसा। अलग अलग स्कॉलर आते हैं, वो रुकते हैं और ये कुछ महीनों कुछ सालों का भी समय हो सकता है इसके अंदर। तो सवाल ये उठता है फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग उस टाइम पर ट्रेडर्स, मर्चेंट्स या फिर मोनार्क, राजा और रानी ही तो कर सकते थे। इसके बारे में हम पूरा जानते हैं, हमने पूरी एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ा था इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में। तो अजातशत्रु ने ही पहली परंपरा ये स्टार्ट करवाई कि बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करवाया जाए इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि होती है राजगृह में। अजातशत्रु का सक्सेसर का नाम था उदयन। इसने कैपिटल जो थी वो बनाई, नई कैपिटल शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र के अंदर नई कैपिटल बनाई गई उदयन के द्वारा, जो कि सक्सेसर था अजातशत्रु का, और अजातशत्रु सक्सेसर था बिंबिसार का। और इन सब की डायनेस्टी थी हरेनका डायनेस्टी। बेसिक लेवल से आपने इसको जान लिया। हम कुछ कुछ इस पे दिन भी लगाएंगे आने वाले टाइम में, जब हम पूनम दलाल दहिया ऑक्सफोर्ड की बुक या फिर 11th क्लास की जब तमिलनाडु करेंगे, हम कुछ दिन भी लगाएंगे कि हरेनक डायनेस्टी के बारे में 1-2 दिन या पूरे एक क्लासेस जिसके कुछ 7-8 पार्ट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो डोंट वरी अभी, लेकिन बेस बनाने के लिए इतनी अच्छी चीज काफी है यहाँ पर। दूसरी कौन से नंबर पे थी हमारे सामने डायनेस्टी? दूसरी थी शिशुनाग डायनेस्टी। इसको देखते हैं। हरेन्यका डायनेस्टी के बाद मगध में ही आती है शिशुनाग डायनेस्टी। जैसा कि मैंने आपको ये नाम बताया था इस पर्सन का, देखो आपके सामने वो नाम आ गया आज, काल अशोक। इसके बीच में और अशोका के बीच में कुछ भी लिंक नहीं है, आप देख लो। नंबर 2 पे है शिशुनाग डायनेस्टी, नंबर 4 पे मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी भी शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर बिंदुसार, फिर अशोक आएगा। तो काल अशोक और उसके बीच में कुछ भी लेना देना नहीं है। ये शिशुनाग डायनेस्टी का किंग था। इसने कैपिटल शिफ्ट करी राजगृह से पाटलिपुत्र, जस्ट लाइक उदयन ने भी ये सेम काम करा था। तो अब इसके और इसके बीच में भी रिलेशन बता सकते हो कि मगध में ऐसी कौन सी 2 डायनेस्टी के कौन से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपनी कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट करी थी। और काल अशोक था अजातशत्रु के बाद जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन करी थी। अजातशत्रु ने फर्स्ट करी थी। लोकेशन थी अजातशत्रु के द्वारा गठित करी गई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह, और यहां पर लोकेशन थी काल अशोक के द्वारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करा गया वैशाली में। देख रहे हो 6th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पर कितना दम रखती है। और एक अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद आता है ये। मुझे जितना इसको पढ़ना पसंद है उससे कहीं ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़ाना पसंद है। आई लव एंशिएंट हिस्ट्री आफ्टर दिस। और मेडिवल तो मेरी है ही फेवरेट। जिससे मुझे बहुत सारे रूलर्स से इंस्पिरेशन मिलती है बहुत अच्छी मात्रा में, और मेरा अधिक मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है जब मैं हरकतें देखता हूँ मेडिवल इंडिया की, दिल्ली सल्तनत की रूलर्स की। नंदास वर द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स का क्वेश्चन एज इट इज निकल सकता है ये। फर्स्ट नंदा रूलर वॉज महापदम नंदा। महापदम नंदा को सक्सीड करते हैं उसके 8 बेटे। ठीक है, और खुद को इंक्लूड कर और 8 बेटे को इंक्लूड कर बाप और 8 पिल्ले, इनको बोला जाता था नवनंदा, 9 नंदास। धन नंदा लास्ट पिल्ला था नंदा डायनेस्टी का, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने लात मार के पिल्ले की चीखें निकाल दी। ठीक है, उसके बाद फाइनली अब हम लोग बढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर की तरफ, और उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं नालंदा के बारे में। ये आज के टाइम में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नालंदा एक सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी एंशिएंट किंगडम मगध के अंदर।
ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बनी क्योंकि एक लर्निंग सेंटर बना था भी, और गुप्ताज ने तो उसमें मतलब इसको फेमस बनाने के लिए एज अ लर्निंग सेंटर इसको क्या कहते हैं, इसकी परंपरा को स्प्रेड करने का काम गुप्ताज के टाइम पे तो एपिक्स पॉइंट पे चला गया था, ऐसा कह सकते हो। द वर्ड नालंदा एक संस्कृत कॉम्बिनेशन है ना आलम दा, यानी कि इसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत और उसकी गंगा कभी रुकनी नहीं चाहिए, ये तोहफा हर किसी को मिलते रहना चाहिए। नॉलेज इज समथिंग विच नेवर स्टॉप्स इन लाइफ। ठीक है, इसी मकसद के साथ मतलब यहाँ पर वो करा गया। आप में से जितने लोग बिहार से हो और बैठोगे यूपीएससी या एमपीपीएससी के इंटरव्यू में, तो वो वाली बात याद रखना कि आप एटलीस्ट अगर नालंदा के बारे में बोलना हो तो आप ये बोल देना कि इसको दोबारा रिवाइव रिनाउंड करा जा सकता है, और इसको फिर से एक लर्निंग सेंटर ये था, इसको फिर से रिवाइव करके दुनिया की एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हमें दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि ये पहले था इसका स्टेटस। ये आप अच्छा खासा कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन कल को जीएस पेपर 1 में जर्नली भी आ जाए ना, मतलब नालंदा से रिलेटेड ना आए, कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में बड़ी सारी चीज़ें हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, या फिर उनके अंदर एक हमें फ्रेश एनर्जी इंस्टिल करने की ज़रूरत है, भरने की ज़रूरत है, उनके अंदर इंस्टिल करने की ज़रूरत है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना, तो अब एक दो एग्जाम्पल केस स्टडी के तौर पर ऐसे उठा लेना कि अब रिवाइव, अगर क्वेश्चन बोल रहा है रिवाइव, रिफ्रेश करने की, फ्रेशनेस इंस्टिल करने की, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें वो मेंशन करनी है हमें जिनकी फ्रेशनेस खो गई है समय के चलते चलते, जो एशियन मेडिवल में परंपरागत रूप से बहुत फेमस थे, ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, लेकिन आज उनकी दिशा और दशा देखने लायक भी नहीं है। इसका भी एक चिट्ठा अपने पास बनाकर रखना, एंड यू विल बी हैविंग इनफ नॉलेज टू बॉम्बार्ड दैट नॉलेज इनटू पेपर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। आगे मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस क्या हैं, हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में कहां कहां से जानने को मिल सकता है। बहुत अच्छा टेबल है ये। नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है भाई, पंच मार्क कॉइन से देखने को मिल सकता है, इंस्क्रिप्शन हार्ड सर्फेसिस पे जो लिखे हुए हैं, अशोका के एडिट्स, और जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन, कि जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ है, GATH। ठीक है, सेक्युलर लिटरेचर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब लोग सिर्फ इसी को जानते हैं, और देखो यहां पर देखो, विशाख दत्त का मूत्र राक्षस, और मामूल अनार की पोयम अगानानूरू, रिलीजियस लिटरेचर, जैना टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पुराण से भी देखने को मिल सकती है हमें इसकी नॉलेज। और फॉरेन सोर्सेस, दीपावमसा, महावमसा और मेगास्थनीज की इंडिका। ये दोनों श्रीलंकन बुद्धिज्म के ऊपर है, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताया था दीपावमसा महावमसा के बारे में, कि ऐसा बिलीव करा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो श्रीलंका भी गए थे, है ना, एक बारी नाव से। तो उधर ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट बुक्स हैं, दीपावमसा एंड महावमसा, याद रखना, मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको इसके बारे में। मेगास्थनीज के बारे में अगर हम लोग देखें, ये एम्बेसडर था ग्रीक रूलर सेल्यूलस निकेटर का, चंद्रगुप्ता के कोर्ट में आया था, और आप जानते हो उसने क्या क्या तारीफें करी थी, कि ये लेडी गार्ड रखता था, एक कमरे में 2 रात सोता नहीं था। एनसीईआरटी में हमने पूरा बॉक्स पढ़ा था। इंडिया में 14 साल तक रहता है। इसकी एक बुक इंडिका जो है वो हमारी मेन सोर्स है मौर्यन एम्पायर को स्टडी करने के लिए व्हेन इट कम्स टू फॉरेन सोर्सेज। मौर्यन एम्पायर के बारे में ब्रीफली अगर हम लोग एक ओवरव्यू लें तो हमें जानने को मिलेगा, ये इंडिया का फर्स्ट एम्पायर था। एक तो हेडिंग के अंदर ही इसका प्रिंस का फैक्ट है। इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र में, जो कि आज प्रेजेंट डे पटना बिहार में है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर थी मोनार्की गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर किंग और क्वीन का कंसेप्ट होता था। 322 BC से लेकर 187 BC तक ये टिका रहा। इंपॉर्टेंट किंग्स इसके थे दादा, पापा, बेटे। दादा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और उसका बेटा अशोका द ग्रेट। और जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त के टाइम पे था, याद रखना, जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त के टाइम पे था। एक बात और, चाणक्य जो मरा था, सॉरी चाणक्य कह रहा हूँ मैं बार बार, चाणक्य चंद्रगुप्त रूलर के टाइम पे था। चंद्रगुप्त जो था वो मरा था सल्लेखना की वजह से, जो कि मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम मेडिटेशन करके, कि एक बार मेडिटेशन पोस्चर में आप बैठ जाओ फिर आपको उठना ही नहीं है। चंद्रगुप्त फॉलोअर था जैनिज्म का,
जिसको संलेखना जो उसने करी थी, संलेखना प्रैक्टिस थी जैनिज्म की होती है। एक श्रवण बेलगोला कर्नाटका से एक मंक आया था जिसका नाम था भद्रबाहु, वो उसको लेवा गया था। बिंदुसार भी जैनिज्म को मानता था और अशोका जो था वो मानता था बुद्धिज्म को। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, इनको याद रखना। उसके बाद आपको अशोका का एम्पायर कहाँ तक फैल रखा था, ये आपका इंडिया के फ्रंटियर्स के बियॉन्ड अगर आपको देखना है तो तक्षशिला, ठीक है। और आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में ये वाला मैप ज़्यादा अच्छे से दे रखा है क्योंकि उसके अंदर आपको अफगानिस्तान भी बता रखा है, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये येलो वाला पोर्शन है इसका, यहाँ पर ये फैल रखा था, ठीक है, ये येलो वाला पोर्शन जितना भी है ये इतना, ये वाला नहीं, इधर नहीं थे ये, ठीक है, ओके। उसके बाद पाटलिपुत्र की अगर ग्रेटनेस के बारे में हम लोग बात करें, ये ग्रेट सिटी जो थी मौर्यन एम्पायर की थी। यहाँ पर 64 गेट थे और 570 वॉच टावर थे यहाँ पर, ठीक है। इसकी तारीफ में बस कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो हम लोग ये जो मौर्यन एम्पायर है इसमें इसके रूलर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।